उत्तर प्रदेश डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर में आपका तीसरा पेपर विज्ञान विषय का होता है। इस विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरुआत के प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं। तो चलिए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को। पहला प्रश्न कहता है वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण क्या है? तो सबसे पहले समस्या समाधान की क्रमबद्ध, सुनिश्चित और सुव्यवस्थित विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। और वैज्ञानिक विधि में आपके 5 चरण होते हैं। पहला जिज्ञासा, दूसरा परीक्षण, तीसरा निरीक्षण, चौथा अभिलेखन और पांचवा नए प्रयोग। तो इसमें पूछ रहा है पहला चरण क्या है, तो हो जाएगा आपका जिज्ञासा या समस्या। ठीक है, जिसका हमें समाधान करना है। प्रश्न 2, दाब का मात्रक बताइए। दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रश्न 3, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर होता है वस्तु का भार। अगर ऐसा होगा तो वस्तु क्या होगी? जल में वस्तु सतह पर तैरेगी। प्रश्न 4, कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है? ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, शब्दों का विशेष ध्यान देना होता है। पूछ रहा है नहीं है। ऑप्शन बी सही है, समतल पर गाड़ी को ढकेलना। यह गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करती है। अगर कोई चीज पृथ्वी के सतह से ऊपर फेंकी जाती है तो वापस वह लौटकर धरती पर ही आती है। इसी को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन ने इसकी खोज की थी। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है? सेब का पेड़ से गिरना। ऑप्शन बी देखिए, ये पेशीय बल का उदाहरण नहीं है। पेशीय मतलब मानव की मांसपेशियों का बल, जैसे कूली द्वारा हाथ, ठेला द्वारा बोझ का ढोना। यह एक कूली जो हाथ ठेला चलाता है, उसे देखे होंगे आप रेलवे स्टेशनों पर। वह अपनी मांसपेशियों के उपयोग करके ठेला गाड़ी को ढकेलता है। बच्चे का साइकिल चलाना ये भी पेशीय बल का उदाहरण है। और बच्चे द्वारा कुएं से पानी खींचना ये भी। तो ऑप्शन ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, कौन सा कार्य मशीन कौन सा कार्य नहीं करती है? मशीन हमारे कार्य को सुविधाजनक बना देती है, ये सही है। हमें कम बल लगाकर बोझ उठाने योग्य बनाती है। हमारे कार्य को शीघ्र करती है। और जो यथार्थ माप लेने योग्य बनाना है, यही आपका नहीं रहेगा। ये कार्य मशीन नहीं करती है, यह कार्य मापक यंत्र करता है, जैसे तराजू। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 7, यहाँ पे पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र के बारे में क्या सही उत्तर है? ऊपरी सतह पर पाया जाता है, डंठल सतह पर, पर्णाधार पर या निचली सतह पर? पत्री में रंध्र निचली सतह पर पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 8, मूल रोम किसमें पाया जाता है? मूल रोम आपका जड़ में पाया जाता है। मूल का मतलब ही आप समझ सकते हैं, जड़ होता है। आपने कई बार सुना होगा। प्रश्न 9, पुष्प का नर भाग निम्न में से कौन सा है? पुष्प का नर भाग आपने पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, पुंकेसर होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 10, म्यूकर किसे कहते हैं? म्यूकर फफूंदी को कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, म्यूकर फफूंदी को कहते हैं। खमीर होता है, आपको बताना है। प्रश्न 11, खमीर क्या होता है? खमीर एक एक कोशिकीय होता है। प्रश्न 12, अणुजीव का प्रकार है। अणुजीव का प्रकार बैक्टीरिया भी है, फफूंदी भी है और खमीर भी है।
जीव तो है लेकिन किसके समान है? अणु के समान। अणु कितना छोटा है? बहुत छोटा होता है ना, इसीलिए अणुजीव इसे बोला जाता है। प्रश्न 13, बहुकोशिकीय संरचना है आपकी फफूंदी की। फफूंदी की संरचना कैसी होती है? बहुकोशिकीय होती है। खमीर की देखेंगे, उसकी भी बहुकोशिकीय होती है, और जीवाणु की भी बहुकोशिकीय होती है। तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पे एक करेक्शन कर लेते हैं। बहुकोशिकीय संरचना पूछा है, प्रश्न में कह रहा है बहुकोशिकीय संरचना किसकी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिर्फ फफूंदी की। फफूंदी की बहुकोशिकीय संरचना होती है। प्रश्न 14, खमीर का महत्व होता है। आपको पता है खमीर किस में उपयोग किया जाता है? एल्कोहल बनाने में, औषधि के निर्माण में और बेकिंग सोडा में। इन तीनों कार्यों में हम खमीर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 15, साधारण कमरे के तापक्रम पर जीवाणु तथा एंजाइम तेजी से क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 16, भोजन संरक्षण की विधि कौन सी है? निर्जलीकरण। अगर आपको किसी भी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो उसके अंदर उपस्थित जल को धूप से सुखा दीजिए, और सुखाने की बहुत सारी विधियां होती हैं। सूखने से उसके जल निकल जाता है, और जब जल ही नहीं रहेगा उसके अंदर तो सूक्ष्म जीव उसमें जन्म नहीं ले पाएंगे और वह काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहेगा। हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें सुखाया जाता है गर्मियों के महीनों में, और वो काफ़ी दिन तक चलते हैं, जैसे खटाई। आप भी कमेंट में बताइए और कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हमारे भारत देश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है। 17, भोजन को संरक्षित करने की एक मुख्य विधि बताइए। इसमें देखिए, मुख्य विधि भोजन को संरक्षित करने के लिए जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, फ्रिज। उसमें हम खाद्य पदार्थ को रख देते हैं, वह ठंडा हो जाता है। ठंडा होने पर उसमें सूक्ष्मजीव की क्रियाएं धीमी हो जाती हैं, जिससे वह संरक्षित हो जाता है, काफी दिनों तक चलता है। प्रश्न 18, किस नदी बेसिन में सबसे अधिक भूगर्भीय जल संसाधन मिलता है? सबसे अधिक भूगर्भीय जल संसाधन, तो ये आपका गंगा सिंधु बेसिन में मिलता है। गंगा सिंधु बेसिन में। प्रश्न 19 देखते हैं, शोक नदी किसे कहते हैं? पूछा जा रहा है यहाँ पर, देख लीजिए। तो दामोदर नदी को शोक नदी कहते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न 20, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो यहाँ पे आपका यमुना नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। दोस्तों ये प्रश्न जियोग्राफी का आ गए हैं कुछ एक दो प्रश्न, लेकिन ये आपका पर्यावरण से रिलेटेड है, क्योंकि विज्ञान में मानव संसाधन पर्यावरण भी है, तो समझ सकते हैं। ये आपका भूगोल में ही पूछा जा सकता है। प्रश्न 21 देखते हैं, कौन सा कारक संसाधनों के विकास के अवसर प्रदान करता है? यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन है, आपको बताना है। इसमें परिवहन जो है यही ऐसा संसाधन है, विकास के अवसर हमें प्रदान करता है। ठीक है, परिवहन के माध्यम से ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक हर प्रकार की सुविधाओं को पहुंचाते हैं। बिजली हुआ, पानी हुआ, रेल हुआ, ये सारे चीजें देश के कोने कोने तक पहुंचती हैं परिवहन के माध्यम से। प्रश्न 22, निम्न में प्राकृतिक उपहार नहीं है, तो आप जानते हैं ये स जो है वो मानव, ये प्राकृतिक उपहार नहीं है। मृदा प्राकृतिक उपहार है, नदियां भी हैं और सैल भी। मानव तो सिर्फ पृथ्वी का दोहन कर रहा है। आप मुझे कमेंट में बताइए, मेरा विचार यह है कि पृथ्वी से संपूर्ण मानव हटा दिया जाए, कल्पना करिए तो यह पृथ्वी कैसी हो जाएगी? मेरा मानना है फिर से हरी भरी हो जाएगी एकदम से। आप भी सोचिए, क्योंकि सारा प्रदूषण, फैक्ट्रियों से धुआं, नदियों में कूड़ा कचरा, बड़े बड़े बिल्डिंग, शहर वाले बिल्डिंग, वहां से भी कूड़ा कचरा ही निकलता है। चलिए प्रश्न 23, आप कमेंट में बताइएगा, महासागरों में स्थल के डूबे भाग को क्या कहते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट। 24, खान एवं खनिज अधिनियम कब पारित हुआ? खान और खनिज अधिनियम सन 1948 ईस्वी में पारित हुआ था।
प्रश्न 25, अभ्रक का उपयोग किसमें किया जाता है? अभ्रक का उपयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संसाधनों के विकास के अवसर प्रदान करता है? यह प्रश्न एक बार और आया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा परिवहन। 27वां प्रश्न, वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता क्या कहलाते हैं? तो आपको आंशिक रूप से निर्गत हो जाता है तो अल्प पारदर्शक हो जाएगा। एक होता है पारदर्शक, मतलब जिसमें से पूरा प्रकाश निकल जाए। दूसरा होता है अल्प पारदर्शक, जिसमें से आधा निकले आधा ना निकले। और तीसरा होता है अपारदर्शक, जिसमें से बिल्कुल भी प्रकाश पार न कर सके। 28वां प्रश्न, किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती? तो आपका उत्तर हो जाएगा बिंदु प्रकाश स्रोत से। बिंदु प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती। 29वां प्रश्न है, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है? पृथ्वी की उपछाया से जब होकर चंद्रमा गुजरेगा तब आपका खंड चंद्र ग्रहण होगा। प्रश्न 30, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। 31, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच स्थित है? क्षुद्र ग्रह पट्टी मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच स्थित है। 32, ध्रुव तारा किस दिशा की पहचान करता है? ध्रुव तारा उत्तर दिशा की पहचान करता है। प्रश्न 33, तारे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? कारण बताइए। तारे हमें काफी दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। दूर स्थित कोई भी वस्तु हमें छोटी ही दिखाई देती है। प्रश्न 34, निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? यह आसान सा सवाल है। नमक। नमक का सूत्र भी हम जानते हैं NaCl होता है, तो जाहिर सी बात है इसमें कार्बन है ही नहीं। प्रकृति में कार्बन पाया जाता है मुक्त और यौगिक दोनों अवस्थाओं में, तो हमें पता ही है कि कार्बन मुक्त भी पाया जाता है और यौगिक में भी पाया जाता है। प्रश्न 36, कुकिंग गैस मतलब LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में किसकी मात्रा अधिक है? LPG में ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। 37, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप बताइए। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप ग्रेफाइट होता है। रक्त 38, रक्त में किस चीज की मात्रा अधिक हो जाने से मधुमेह हो जाता है? ग्लूकोज की मात्रा। ठीक है, ग्लूकोज एक तरह से समझिए चीनी, आसान भाषा में। 39, मधुमेह किससे संबंधित होता है? चयापचय से। ठीक है। और 40वां, स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गर्भावस्था में। 41, मधुमेह रोग है आपका हो जाएगा वंशानुक्रम। ठीक है। प्रश्न 42, मधुमेह में किस दवा को रोगी को दिया जाता है? इंसुलिन को दिया जाता है। मधुमेह के रोगी को इंसुलिन दिया जाता है। 43, किसके संकुचन के कारण हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं? हृदय के संकुचन के कारण। 44, आयु बढ़ने के साथ साथ क्या कमजोर हो जाता है? धमनियां कमजोर हो जाती हैं आयु बढ़ने के साथ। 45, एक स्त्री का रक्तचाप एक समान आदमी की तुलना में होता है। ऑप्शन देखिए, सी थोड़ा कम होता है। उच्च रक्तचाप 46, उक्त रक्तचाप कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। 47, कान्हा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश। 48, प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना वर्ष 1973 ईस्वी में हुई थी। 49, गिर उद्यान किस जंतु के लिए संरक्षित है? गिर उद्यान शेर के लिए संरक्षित है। 50, भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताइए कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप कमेंट में बताइए कौन सा है। देखिए
कितने लोग कमेंट करते हैं? 51। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन पाया जाता है? भारत में 28.5% क्षेत्र पर वन पाया जाता है। प्रश्न 52। वनों के अत्यधिक विनाश के कारण कौन सी समस्या पैदा होती है? भूमि कटाव की समस्या पैदा होती है। प्रश्न 53। जलीय वातावरण में पाया जाने वाला पौधा कौन सा होता है? जलीय वातावरण में सिंघाड़ा नामक पौधा पाया जाता है। प्रश्न 54। पर्यावरण में सम्मिलित है। पर्यावरण में प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण ये दोनों सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। 55। जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया को संघनन कहते हैं। 56। बर्फ का ताप कितना होता है? बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 57। ऊष्मा स्थानांतरण की विकिरण विधि में क्या होता है? आपको बताना है। ऊष्मा स्थानांतरण की विकिरण विधि में माध्यम आवश्यक नहीं होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचता है, वह अंतरिक्ष से होकर आता है धरती पर। अंतरिक्ष में कोई भी माध्यम नहीं है। 58। द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण होता है। द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक बताओ। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक बताइए। 60वां प्रश्न है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है। 61। एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। 62। कमरे के ताप पर वाष्प दाब 8 सेंटीमीटर तथा संतृप्त वाष्प दाब 10 सेंटीमीटर है। आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? आपेक्षिक आर्द्रता में हम कमरे के ताप पर वाष्प दाब और संतृप्त वाष्प दाब का गुणा कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 8 × 10 = 80%। 63। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। देखिए यहाँ पे अभिलंब की ओर मुड़ती है। आपका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 64। उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस समान मोटाई का तथा देखिए उत्तल लेंस आपका ऑप्शन डी दिया है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन डी नहीं होगा। उत्तल लेंस देखिए बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला। उत्तल लेंस आपका इस तरीके का होता है और अवतल लेंस इस तरीके का होता है। चलिए प्रश्न 65 देख लेते हैं। अवतल लेंस द्वारा किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी, सीधा और छोटा। 66। दो पारदर्शक माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होने पर अपवर्तन कोण क्या होगा? आपका अपवर्तन कोण 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री होगा। दो पारदर्शक माध्यम है को अलग करने वाले पृष्ठ पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होने पर अपवर्तन कोण क्या होगा? जब अभिलंबवत आपतित होती है तो वह उसी डिग्री में वापस चली जाती है। ठीक है, क्योंकि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान एक ही होता है। जिसे मान लीजिए ये अभिलंब है तो आपतन कोण मान लीजिए अभिलंब से आपतन कोण बना 30 डिग्री, तो अपवर्तन कोण भी अपवर्तन कोण भी कुछ होगा। जैसे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, लेकिन अगर यही किरण अभिलंब के ऐसे लंबवत गिरती है तो ये वापस उसी दिशा में चली जाती है। अपवर्तन कोण या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 0 डिग्री होता है, वो सीधे नीचे चली जाती है। दोनों तरह से बोल सकते हैं। प्रश्न 67।
दो पारदर्शक माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होने पर अपवर्तन कोण क्या होगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 0 डिग्री। 67 हर्ट्ज मात्रक है, किसका मात्रक है? आवृत्ति का। प्रश्न 68 तरंग की चाल, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। 69 वायु में प्रकाश तरंग होती है, वायु में प्रकाश तरंग केवल अनुदैर्ध्य तरंग होती है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन में लिखा है वायु में ध्वनि तरंग का पूछा है, ठीक है। वायु में ध्वनि तरंग कौन सी तरंग होती है? वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है। ध्वनि तरंगे सदैव संपीड़न और विरलन से चलती हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और प्रकाश तरंगे इस तरीके से अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण दोलन करते हैं तरंग के चलने की दिशा के लंबवत। मान ले तरंग इस दिशा में चल रही है तो तरंग के कण इस तरीके से ऐसे दोलन करते हैं, ये आपके अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जैसे प्रकाश की किरण। तरंग गति की दिशा के लंबवत। 71 अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं केवल ठोस में, ऐसा इसमें कहा गया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए दिया है लेकिन ये सही नहीं है। अनुप्रस्थ तरंगे आपका ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं। आपका इस पर कोई विचार हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 72 कौन सा एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है, बताना है। C2H2 यही आपका एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है। 73 जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। 74 हरित लवक रहित पौधों का समूह है, हरित लवक रहित पौधों का समूह है कवक। 75 किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। 76 जब 76वां प्रश्न वायु दाब आरोपित करती है, जो वायु होती है वो दाब कैसे आरोपित करती है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी चारों दिशाओं में, वायु सभी दिशाओं में दाब आरोपित करती है। 77 निम्न में से अक्रिस्टलीय कार्बन का अपर रूप बताना है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सुगर चारकोल। 78 अनुप्रस्थ तरंगों में से दो तरंगों की बीच की दूरी होती है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो तरंगों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य कहते हैं, तरंगदैर्ध्य। 79 डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल क्या होता है? ताप मापने का विभाजन स्केल 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक होता है। 80 पेचिस, जिसको अंग्रेजी में एमोबियोसिस कहते हैं, नामक बीमारी में निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका, यही आपका पेचिस मतलब एमोबियोसिस में उत्तरदायी होता है। 81 किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डूबने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर होता है वस्तु के भार के, अतः जो वस्तु होगी वह वस्तु सतह पर तैरेगी, जल की सतह पर तैरेगी। 82 ऊष्माधारिता का मात्रक बताइए। ऊष्माधारिता का मात्रक कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्माधारिता का मात्रक कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। कंडुआ रोग लगता है, आपका 83 प्रश्न है, कंडुआ रोग लगता है, किस में लगता है? गेहूं में, गेहूं में कंडुआ रोग लगता है। प्रश्न 84 प्रतिजन निम्नलिखित
रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है? किस रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपका होता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल रुधिर कणिका की भित्ति पर। 85, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। 86, चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त करते हैं। चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने के लिए जंतु चारकोल का उपयोग करते हैं। 87, घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? घड़े में रखा पानी वाष्पन विधि द्वारा ठंडा रहता है। इसको समझते हैं कैसे। जैसे ही मान लीजिए ये आपका मिट्टी का घड़ा है, इसमें आपने पानी भर के रखा है। मिट्टी में काफी छोटे छोटे रंध्र रहते हैं, रंध्र मतलब छिद्र, आप वो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखेंगे। जब घड़े में पानी भरा रहता है तो ये मिट्टी होता जो है, मिट्टी का ये बाहरी सतह होता है, ये पानी सोख लेता है उन छिद्रों, छोटे छोटे रंध्रों के माध्यम से, और यह मिट्टी में उपस्थित उष्मा को लेकर के बाहर उड़ जाता है। मतलब मिट्टी की उष्मा को लेकर के वाष्प बन के बाहर चला जाता है। तो मिट्टी की उष्मा लेके जल के कण वाष्प बन के निकल गए, मतलब मिट्टी की उष्मा निकल गई, इसीलिए वो मिट्टी ठंडी हो जाती है और उसमें उपस्थित पानी भी ठंडा रहता है, क्योंकि जल जो है उसकी उष्मा को लेकर के बाहर वाष्प बन के उड़ जाता है। प्रश्न संख्या हम देखते हैं 88। एजुसेट क्या है? एजुसेट एक शैक्षिक उपग्रह है। 89, पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है? आपका पता है, यह सवाल आया था एक बार और, निचली सतह पर। 90, दाब अधिक होता है कब? बताना है। एक पैर पर जब आप खड़े होंगे तब दाब अधिक होगा, जब क्षेत्रफल कम होगा तब दाब अधिक होगा, ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे जो कील होती है वो आगे नुकीली होती है और पीछे चौड़ी होती है, जिससे कि दाब अधिक हो जाएगा और वह कील किसी भी दीवार में आसानी से भेद देगी। अब 91, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? तो नमक में कार्बन नहीं पाया जाएगा। नमक का सूत्र होगा NaCl, इसमें कार्बन नहीं है, कार्बन का सूत्र होता है C, ठीक है। उसके बाद 92 में देखते हैं दोस्तों। अब इसके बाद इतना है प्रश्न है विज्ञान में। आपको कोई भी प्रश्न पूछता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। आप प्रश्न पूछेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि कम से कम कोई तो मुझसे प्रश्न पूछ रहा है, और अगर वीडियो लाइक कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं अगर ऐसा बना रहा हूँ कोई तो देख रहा है, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। एक सवाल भी अगर आप पूछेंगे उसका आंसर आपको मिलेगा। अगर कोई भी सुझाव हो तो आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका सुझाव ही मेरी प्रगति का माध्यम है। आपके सुझाव बहुत अमूल्य होते हैं। कोई भी प्रश्न में आपको संदेह हो तो आप बता सकते हैं, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ये आपका DLED के तृतीय सेमेस्टर का आपका तीसरा पेपर था। तृतीय सेमेस्टर का तीसरा पेपर आपका ये बहुविकल्पीय प्रश्न पूरा हो गया है। मैंने इसके पहले जो पहला पेपर होता है क्रियात्मक शोध नवाचार, उसको मैंने करवा दिया है, उसका मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक में, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा पेपर जो होता है समावेशी शिक्षा, उसका भी मैंने सारा बहुविकल्पीय करवा दिया, उसी में से आपको सारे सवाल मिल जाएंगे। और ये आपका तीसरा पेपर है जो विज्ञान का है, मैंने इसको भी आज पूरा करवा दिया है। आपका पेपर जो है आप जानते ही हैं 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 3 नवंबर को होने वाले हैं। आप इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर लीजिए। इसके बाद आपको अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय भी बता दूंगा, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने में से आपके सारे सवाल मिल जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल का नाम पढ़ो है,
जो आपको हमेशा पढ़ने का संदेश देता है, क्योंकि आप जितना ही पढ़ेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैंने यह नाम सेलेक्ट किया है, क्योंकि यह ऐसा नाम है जो हमेशा आप दूसरों को कहते हैं। दूसरे से आपके गुरु, आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि बेटा पढ़ो, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया में हर व्यक्ति ने सफलता पाई है। कोई भी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना बन गया हो, उसने पढ़कर ही आगे बढ़ा है। पढ़ाई ही एक ऐसा शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। इसलिए आप भी पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और आगे बढ़ो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।